नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक सफर के एक बहुत ही अहम पड़ाव की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं और सच कहूं तो ये एक तरह से उस भारत की नींव का पत्थर था जिसे हम आज जानते हैं। तो आखिर इस एक्ट का मकसद क्या था? देखिए, साफ साफ कहा गया, भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और यह पहली बार था जब इस शब्द का इस्तेमाल इतने खुले तौर पर किया गया था। देखिए, ये एक्ट सिर्फ कुछ नियम कानून बदलने के लिए नहीं था। उस वक्त का माहौल समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उम्मीदें बहुत थीं और देश में राष्ट्रीय आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। तो ऐसे में इस एक्ट का एक बड़ा मकसद था कि इस तनाव भरे माहौल को थोड़ा शांत किया जाए और गवर्नेंस का एक नया ढांचा तैयार हो। तो सवाल ये है कि जो जिम्मेदारी का वादा किया गया उसे निभाया कैसे गया? भारतीयों को सत्ता में लाने के लिए पहला कदम क्या उठाए गए? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो उस समय आप समझिए कि पावर का असली सेंटर थी, उसमें भारतीयों को ज्यादा असरदार रोल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। वायसराय की काउंसिल के 8 में से 3 सदस्य अब भारतीय होने थे। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, ये वाकई पार का एक छोटा सा हिस्सा भारतीयों के हाथ में देने जैसा था। लिमिटेड था पर शुरुआत तो थी। और देखिए, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे विभाग दे दिए गए। इन भारतीय सदस्यों को कानून, शिक्षा और उद्योग जैसे जरूरी पोर्टफोलियो दिए गए। इससे ये साफ होता है कि अब भारतीयों की भागीदारी सिर्फ नाम की नहीं थी, बल्कि वो सीधे सीधे पॉलिसी बनाने का हिस्सा बन रहे थे। अच्छा, अब जरा केंद्र की तरफ चलते हैं। इस ब्लूप्रिंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को कैसे बदला, आइए समझते हैं। इस एक्ट ने एक ऐसी चीज की जो पहले कभी नहीं हुई थी। केंद्र में एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। मतलब एक ऐसी लेजिस्लेचर जिसमें 2 हाउस हों, 2 सदन। भारत के लिए सेंट्रल लेवल पर यह बिल्कुल नया था। तो 2 हाउस बनाए गए। एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम अपर हाउस कह सकते हैं, और दूसरा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस। यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों में मेंबर कितने थे, उनमें से चुने हुए कितने थे, नॉमिनेटेड कितने थे, और उनका कार्यकाल भी अलग अलग था। अब यहां एक दिलचस्प बात है। वैसे तो कानून बनाने की पावर दोनों हाउस को बराबर दी गई, लेकिन बजट पास करने की जो असली ताकत थी वो सिर्फ लोअर हाउस के पास थी। ये एक छोटा पर बहुत जरूरी कदम था, जिससे चुने हुए नुमाइंदों को पैसों के मामले में ज्यादा अधिकार मिल रहा था। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे जरूरी सुधार पर, डायरकी यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो ये द्वैध शासन आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये दोहरे शासन का एक सिस्टम था। इसमें हुआ ये कि प्रांत के जो भी कामकाज थे, जो सब्जेक्ट्स थे, उन्हें 2 लिस्ट में बांट दिया गया और इन दोनों लिस्ट को संभालने वाले लोग भी अलग अलग थे। तो देखिए, हुआ ये कि सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि फाइनेंस, पुलिस, यानी सारे जरूरी और पावर वाले सब्जेक्ट्स। ये सीधे गवर्नर और उसकी काउंसिल के कंट्रोल में थे। और दूसरी तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। इन्हें भारतीय मंत्री संभालते थे। अब यहीं पर सारा पेंच था। पैसा यानी फाइनेंस तो गवर्नर के पास था और खर्चे वाले विभाग जैसे शिक्षा वो मंत्रियों के पास थे। तो बिना पैसे के मंत्री काम कैसे करते? यहीं आकर यह सिस्टम अक्सर फेल हो जाता था। अच्छा, तो ये तो हुई शासन की बात। अब आते हैं वोटिंग पर। इलेक्टोरल सिस्टम में क्या बदला और किसे नुमाइंदगी मिली? इस एक्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को और भी फैला दिया। मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट की व्यवस्था तो पहले से थी ही, अब सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो चलिए अब अपने इस विश्लेषण के आखिर में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्ट ने जो बड़े बड़े बदलाव किए, उनका आगे चलकर क्या और कितना असर हुआ। तो आखिर इस एक्ट से हमें मिला क्या? क्या थी इसकी देन? पहली बात, केंद्र और प्रांतों के सब्जेक्ट्स और बजट अलग अलग कर दिए गए। इससे प्रांतों को अपने मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिला। दूसरी बात, केंद्र में 2 सदनों वाला सिस्टम यानी बायकैमरलिज्म की शुरुआत हुई। और तीसरी, प्रांतों में एक लिमिटेड ही सही पर एक उत्तरदायी सरकार का कॉन्सेप्ट आया। ये सारी चीजें आगे चलकर हमारे संविधान की नींव बनी। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। हाँ, ये एक लिमिटेड सुधार था, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि 1919 में जो ढांचे तैयार किए गए, जैसे कि 2 सदनों वाली संसद, प्रांतों को मिली थोड़ी बहुत आज़ादी और कानून बनाने का तरीका, वो आखिर कैसे चलकर आज के आधुनिक भारत के संविधान का आधार बन गए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।